नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का क्लास 11 ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 चैप्टर 1। कल हम लोगों ने ये 35 नंबर तक का प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग इसके बाद से सॉल्व करना चालू करेंगे। ये जो बी नंबर क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए, कारण एवं स्रोत पर आधारित प्रश्न, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये बुक है हमारा निर्मल प्रकाशन, इसी का आज हम लोग चैप्टर 1 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का सारा कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले हम लोगों ने कल भाग 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाइए और उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है, संश्लेषणात्मक विषय है भूगोल। तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर संबंध रखता है सबसे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि यह सभी विषयों से अंतर संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टॉलमी ने बताया, टॉलमी ने क्या बताया? टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इनके परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना हमबोल्ट के द्वारा दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भूगोल संबंधों का अध्ययन। ये वाला अध्ययन हमबोल्ट ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अल्बेरोनी पहला व्यक्ति था जिसने जानकारियाँ दी थी। तो अल्बेरोनी ने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी थी सिंधु के उद्गम एवं उनके प्रवाह मार्ग का। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा जानकारी दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सिंधु के उद्गम एवं उनके प्रवाह मार्ग का जानकारी। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का हमारा ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल बहुत से प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित है क्योंकि यह समाकलन विषय है, माने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इस सभी विषयों को मिलाकर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर में है कि इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है। तो दोनों देखिए, दोनों विषय काल और स्थान के अध्ययन से संबंधित होते हैं। ठीक है, इतिहास में भी काल और समय का महत्व है, तो भूगोल में भी काल और स्थान का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, ये दोनों विषय काल एवं स्थान के अध्ययन से संबंधित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है
कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन। तो हमारा 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 8 नंबर में है कि मानव भूगोल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा पंक्ति सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, मानव की क्रिया, मानव की सक्रिय भागीदारी मानव भूगोल के की विभिन्न शाखाओं की सृष्टि का कारण बनता है। ये 2 नंबर सही हो जाएगा। मनुष्य का भागीदारी ही उनकी उन्नति का कारण है, या विभिन्न शाखाओं का सृष्टि का कारण बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम भू आकृति विज्ञान का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, भू आकृति मतलब होता है स्थल स्वरूपों का। हम लोगों ने कल, मैंने आपको बताया था कि भू आकृति में स्थल स्वरूपों का वर्णन। हमारी पृथ्वी का स्थल स्वरूप सब जगह में, सब समान में एक समान नहीं है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं भूमि उठा हुआ है, तो कहीं धंसा हुआ है, कहीं पर पठार है, कहीं मैदान है। मैंने आपको कल बताया था। तो उसी प्रकार से भूस्थल का जहाँ शब्द का प्रयोग होगा तो भू आकृति वाला सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही है? खनिज तथा बांध, खनिज तथा सेतु बांध परियोजना, ये सही है। मोड़ तथा भ्रंश एवं भूकंप, नदी एवं हिम नदियों द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 4था नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंप की भविष्यवाणी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए नदियों एवं हिम नदियों द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप, यहाँ स्थल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मिट्टियों नदी के द्वारा जो अवसाद ले आए जाते हैं, उनसे क्या होता है? स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, मैदान बनता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया? तो हमारा 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समुद्र विज्ञान में भविष्य का अध्ययन क्षेत्र है। माने समुद्र विज्ञान किससे संबंधित है? देखिए, तो हमारा किससे संबंधित है? तो हो जाएगा जल जैविक के विकास की विवेचना। ठीक है, समुद्र विज्ञान किससे संबंधित है? जल है, तो जल से जल जैविक के विकास की विवेचना। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं उसके बाद हम लोग सी नंबर तक पहुंच गए हैं। सही विकल्प पर चयन कीजिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित वर्गों में प्रश्न से संबंधित है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। ठीक है, सबसे पहले मन में जिज्ञासा होता है क्या, फिर कहाँ, क्यों, कब। होता है ना कि अगर किसी को चोट लग जाए तो अचानक जाके बोलने पर आदमी रिएक्ट करता है क्या, फिर कहाँ चोट लगा, क्यों मतलब कैसे चोट लगा, कब लगा। ठीक है, ये सारे जिज्ञासाएं उनके मन में प्रश्न उठने लगते हैं। उसी प्रकार भूगोल में भी कुछ वैज्ञानिक विषय की अवधारणाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित वर्गों में प्रश्न से संबंधित है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कर्मगत अनुसार हम लोग इसको सजाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको देखिए और आंसर कीजिए। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद कहाँ आता है, उसके बाद क्यों, उसके बाद कब। तो देखिए सबसे पहले क्या, उसके बाद कहाँ, उसके बाद क्यों, उसके बाद कैसे का तो जिक्र है नहीं इसमें, तो कैसे हटा देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए
ऑप्शन नंबर डी में एक नंबर, यानी कि क्या है एक नंबर में, तो एक। उसके बाद देखिए कहाँ, कहाँ का नंबर है 2, तो यहाँ है 2 नंबर। उसका कैसे, क्यों, क्यों का नंबर है हमारे पास 4 नंबर में, तो 1 2 4, 3 नंबर तो होगा नहीं, कैसे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या आता है, फिर कहाँ आता है, क्यों, कब। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या के बाद आ गया कहाँ, कहाँ नहीं दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कब नहीं दिया हुआ है, तो कब के बाद क्या आएगा, क्यों। ठीक है, तो क्यों लास्ट होता है। उसके बाद कैसे वैसे तो होता है नहीं। तो हमारा 1 2 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 2 3 ऑप्शन में है, तो एक नंबर में 1 है, 2 है और 4 है, हमारा सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए आधुनिक भूगोल के संस्थापक। ठीक है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है, हम लोगों ने पढ़ा था हमबोल्ट और रीटर। हमबोल्ट और रीटर, तो 1 और 3 सही हो जाएगा हमारा। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है हमारा भौतिक भूगोल की शाखाएं है। तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं, तो भौतिक भूगोल की हमारी शाखाएं हो जाएंगे। देखिए भौतिक भूगोल में कौन कौन आएंगे, भौतिक भूगोल में कौन कौन आ जाएगा। मानव भूगोल में आता है अधिवास, ये मानव भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा मानव पारिस्थितिकी, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं यही आएगा अधिवास। ये दोनों मानव का हिस्सा है। हमारा हमसे पूछा भौतिक, तो भौतिक में आता है जलवायु, एक है हमारा जलवायु आ जाएगा, दूसरा भू आकृति आ जाएगा। तो एक में देखिए कहीं पे 1 4 है, 1 और 4, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये एक स्टूडेंट का बुक है मेरा, जो भारी भरकम गलत किया हुआ है, उसको मैंने सुधारा है। ये वाला क्वेश्चन मुझसे रह गया था सुधारने में, तो अभी नज़र पड़ा तो मैंने आपके सामने ही सुधार दिया। तो देखिए भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन हो जाएगी, तो जलवायु और भू आकृति। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपना बुक लेके बैठिएगा और उसको टिक मार लीजिएगा बढ़िया से। ऑलमोस्ट 99% मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु है। प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु, तो प्रादेशिक भूगोल का विषय वस्तु क्या है, तो 1 नंबर में दिया है कि किसी एक प्रदेश की जलवायु दशाओं का अध्ययन, दूसरा है हमारा किसी एक प्रदेश की भू आकृति का अध्ययन, किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, मौसम व जलवायु तथ्यों का अध्ययन। तो 3 नंबर और 4 नंबर तो होने से रहा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एक प्रदेश की जलवायु दशाओं का अध्ययन होता है हमारा प्रादेशिक भूगोल, किसी एक प्रदेश की भू आकृति का अध्ययन। ये दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन विकल्प नंबर 1 सही हो गया है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पे भौतिक भूगोल का संबंध निम्नलिखित अध्ययन से है। तो भौतिक भूगोल का संबंध किससे है, इससे पहले भी हम आपको बता दिए थे कि भौतिक भूगोल का संबंध होता है, तो देखिए जैव मंडल का संबंध भौतिक भूगोल से है। ठीक है, संसाधन से नहीं है, संसाधन ये मानव भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, स्थल स्वरूप ये भी हमारा भौतिक भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, उसका चौथा नंबर में वायुमंडल, यह भी भौतिक भूगोल का हिस्सा है। तो ये जो है संसाधन ये मानव भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, बाकी सब, तो आइए हम लोग ऑप्शन को हल करते हैं।
तो हमारा विकल्प दे दिया गया है। तो देखिए एक हाँ, एक, तीन और चार, दो नंबर नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। एक, तीन, चार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए जलमंडल वाला, आइए हम जलमंडल वाला देख लें थोड़ा सा। जलमंडल का संबंध निम्नलिखित के अध्ययन से है। तो जलमंडल में किसका अध्ययन होता है? जल का अध्ययन होता है। भारी स्टोरेज, जहाँ जल को संचय किया जाए, इस तरह से जल संचय का अध्ययन किया जाता है। तो सागर एवं महासागर, ये सही होगा। झील, तालाब, नदी इत्यादि, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है सागर महासागर, ऑप्शन 3 में झील दिया हुआ है। वर्षा या संगणन और वर्षा, ये वाला नहीं होगा। वर्षा यदि अकेले रहता तो देखा जाता है, यहाँ संगणन के साथ वर्षा है, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में बोला है कि आर्थिक भूगोल का संबंध है। तो आर्थिक भूगोल का संबंध 1 नंबर में है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से, सही है। मानव अधिवास से नहीं, अधिवास का मतलब घर, शेल्टर टाइप का होता है। इसमें अधिवास के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण भूगोल और शहरी भूगोल का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नहीं होगा। देखिए उसके बाद देखिए विश्व के आर्थिक संसाधन एवं उनके स्थानिक वितरण से संबंधित, मानव की सामाजिक गतिविधियों से नहीं, समाज का सामाजिक गतिविधियों से हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, ये हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 3 नंबर सही हो जाएगा, 1 और 3, सी नंबर ऑप्शन सी सही है, ठीक है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप, ये वाला सही हो जाएगा, और विश्व आर्थिक संसाधन उनके स्थानिक वितरण से, ये 1 और 3 सही हो जाएगा हमारा। तो विकल्प सी सही है, 1 और 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि जैव भूगोल की शाखा है। जैव भूगोल की शाखा है, मैंने बायोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है। तो मानव परिस्थितिकी, ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा उसका पर्यावरण भूगोल, ठीक है, मानव परिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल, ठीक है। ये दोनों 1 और 4 सही हो जाएगा, 1, 4, विकल्प नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय क्रियाकलापों से निम्नलिखित में से किन किन मानव भूगोल की शाखा का जन्म हुआ है। तो मानव क्रियाकलापों से किस भौगोलिक शाखा का जन्म हुआ है? तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा सही विकल्प में। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ये दोनों सही हो जाएगा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ऐतिहासिक भूगोल और यहाँ पे है हमारा सांस्कृतिक भूगोल, ये वाला है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद 10 नंबर में हमारा दिया हुआ है कि प्रादेशिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है? एक होता है हमारा
प्रादेशिक समीक्षा होता है और प्रादेशिक परिकल्पना होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मृदा भूगोल। तो मृदा में तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भू आकृति में मैंने आपको बता चुका हूँ कि भू आकृति में स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, धरातल के स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। धरातल में का स्वरूप सभी जगह में समान नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पे उठा हुआ भाग है तो कहीं धंसा हुआ भाग है। ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं मैदान है। ठीक है, कहीं रेगिस्तान है। बात को समझ गए ना, स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा प्रादेशिक भूगोल से पूछा है तो प्रादेशिक समीक्षा और प्रादेशिक परिकल्पना, ये दोनों आंसर सही होगा। 10 का 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 और 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग डी तक पहुंच चुके हैं। सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरिए, यानी खाली स्थान को भरना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एराटोस्थनीज को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। आप लोग सब जानते ही है, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। उसके बाद देखिए, खाली स्थान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना की। कल ही मैं बता चुका हूँ इसको, कांट हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारत का अध्ययन क्रमबद्ध विधि से किया। तो हमबोल्ट सर है। ठीक है, हमबोल्ट ने सबसे पहले क्रमबद्ध विधि से किया है भूगोल का अध्ययन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। पांचवा नंबर, खाली स्थान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जलवायु वनस्पति के पारस्परिक संबंध का परीक्षण किया। वह है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हमारा आंसर सही हो जाएगा, जिन्होंने जलवायु और वनस्पति के पारस्परिक संबंध की परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर, सांस्कृतिक भूगोल का खाली स्थान से गहरा संबंध है। तो मानव शास्त्र से गहरा संबंध है, हमारा आंसर मानव शास्त्र हो जाएगा। फिर 7 नंबर में है कि मानव पारिस्थितिकी डैश की शाखा है, मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है, मानव भूगोल की शाखा है पारिस्थितिकी। उसके बाद देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है, डैश का विकास भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अंतर पृष्ठ के फलस्वरूप हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैव भूगोल। ठीक है, जैव भूगोल जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतरपृष्ठ के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ तक सही है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा क्या, जैव भूगोल। क्या क्लियर है? उसके बाद देखिए उसके बाद 9 नंबर में दिया हुआ है कि डैश भू संरचना से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टैटिक्स, माने सांख्यिकी तकनीकी जो है भू सूचना से संबंधित, ये संख्या पर आधारित है। ठीक है, स्टैटिक्स जो है ये सांख्यिकी पे संबंधित है। ठीक है, सांख्यिकी तकनीक ये जो है भू सूचना से संबंधित नहीं है। भू सूचना से कौन कौन संबंधित है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GIS। उसके बाद हो जाता है वैश्विक स्थितीय तंत्र। उसके बाद GPS है, इसको हम लोग GPS बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थानीय सूचना तकनीक, जिसको हम लोग SIT बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ तक क्लियर है? ये सब सूचना से संबंधित है, लेकिन स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी तकनीकी संख्या से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर है?
उसके बाद आ जाइए हम लोग 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है कि खाली स्थान का युग्म स्थान एवं काल का विश्लेषण करता है। तो आप ही बताइए, इससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन को करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए आए हैं, तो आप बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा। किसमें स्थान एवं काल का निर्धारित किया जाता है? इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास भूगोल में काल और स्थान दोनों होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, इतिहास और भूगोल। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश और डैश भूगोल की मित्र शाखाएं हैं, मात्र शाखाएं हैं। भूगोल की मात्र शाखाएं कौन है? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की मात्र शाखाएं हैं। भूगोल की उप शाखा भी है। भूगोल का उप शाखा है क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल भूगोल की उप शाखाएं हैं। ये भूगोल की मात्र शाखाएं, अगर आपसे मात्र शाखाएं पूछे, ठीक है, या भूगोल की शाखाएं पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर आपसे भूगोल की उप शाखाएं पूछे तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि पर्यावरण समस्याएं भूगोल के अध्ययन का विषय है। तो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण भूगोल में हम लोग देखेंगे, तो हमारा आंसर पर्यावरण ही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये वाला जब क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे थे तो यहाँ पे मैंने इस चीज को जिक्र किया था। देखो ये आ गया है, भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम, एक है हमारा क्रमबद्ध और दूसरा है हमारा प्रादेशिक। ठीक है, तो क्रमबद्ध दिया हुआ उपागम है तथा डैश उपागम का नाम बताना है। तो आप ही बताइए क्या होगा? तो प्रादेशिक उपागम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश जीव जंतु मानव आवासीय क्षेत्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल जीव जंतु का मानव का आवासीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आया था। डैश जीव जंतु मानव का आवासीय क्षेत्र है, तो जैव मंडल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय कार्ल रिटर को जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए अधिवास भूगोल, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ कि अधिवास भूगोल में हम लोग ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल को पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल का और एक नाम है शहरी भूगोल। ठीक है, तो अधिवास भूगोल के अंतर्गत कौन कौन भूगोल को हम लोग पढ़ लिए? ग्रामीण भूगोल को पढ़ते हैं, और एक होता है हमारा नगरीय भूगोल जिसको हम लोग शहरी भूगोल के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए अधिवास भूगोल में ग्रामीण भूगोल जब यहाँ दे दिया है तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा भूगोल होगा? तो हमारा नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा पढ़ने में? चलिए इसको रीडिंग करना है और यहाँ पे हम लोग को पढ़ के क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मानव विकास के लिए नया पथ कौन खोलता है? तो भौतिक भूगोल नया पथ खोलता है। ठीक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद है 2 नंबर का क्वेश्चन में कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कौन सा गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगती है? तो पारिस्थितिक असंतुलन होने लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पेड़ पौधा इत्यादि या प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग अत्यधिक दोहन करेंगे तो क्या होगा? पारिस्थितिकी असंतुलन होने लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सतत विकास। देखिए यहाँ पे सतत विकास के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? ठीक है, उत्तर 1 या 2 शब्द में दीजिए। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको रीडिंग करने के बाद
इस जगह पे आप रीडिंग कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। ठीक है, वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। ठीक है, तो ये सत्य है असत्य है, क्या हो जाएगा? सत्य है ना, युग तो है भाई, वर्तमान टेक्नोलॉजी का युग है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का अभी युग चल रहा है ना, हम लोग अभी डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, ये तकनीकी ही हुआ है। आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं, आज के युग सारा मोबाइल कंप्यूटर का ही युग है, तो इसीलिए प्रौद्योगिकी का युग है, यानी कि टेक्नोलॉजी का युग है। तो ये सत्य हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ स्तंभ को मिलाना है। ठीक है, स्तंभ ए को बी के साथ मिलाना है, तो हम लोग आइए मिलाते हैं। मृदा विज्ञान, बताइए मृदा विज्ञान किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे खोजिए, मृदा विज्ञान से संबंधित कुछ है? मृदा भूगोल। ठीक है, मृदा भूगोल है, तो ये हमारा हो गया। तो 1 का सी यहाँ पे देखेंगे, 1 का सी कहीं पे है, तो देखिए 1 का सी यहाँ दिख गया, रुक जाएंगे, अभी हड़बड़ाएंगे नहीं। उसके बाद मौसम विज्ञान, हम आपको बता चुके हैं एक वीडियो बना के कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मौसम विज्ञान है, तो क्या हो जाएगा इसका? जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान क्या हो जाएगा? जलवायु यानी कि डी, तो 2 का देखिए यहाँ मिल रहा है डी। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर जनानकी यानी कि डेमोग्राफी, जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, हम लोग इसको कल पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ जनसंख्या भूगोल, तो हमारा 3 का ए होना चाहिए, 3 का ए है यहाँ पे। उसके बाद जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान किससे संबंधित है? तो जैव भूगोल से, तो जैव भूगोल हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा 4 का हो जाएगा बी, 3 का ए, 2 का डी, 1 का सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्र विज्ञान, तो क्षेत्र विज्ञान किससे संबंधित है? मतलब क्षेत्र विज्ञान, इसको स्तंभ ए से बी को मिलाना है। तो क्षेत्र विज्ञान ये किसने कहा था? तो हेटनर ने कहा था। ठीक है, हेटनर ने कहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 का सी, 1 का सी क्षेत्र विज्ञान हेटनर है हमारा सी नंबर पे, तो सी। और उसके बाद देखिए मानव गृह, मानव गृह किसने बोला था? हमबोल्ट ने, हमबोल्ट यानी कि 2 का ए, 2 का ए। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्थिव एकता, पार्थिव एकता के बारे में किसने कहा था? तो कार्ल रीडर ने कहा था, 3 का डी। उसके बाद पृथ्वी का मापन, थेल्स हो जाएगा, पृथ्वी का मापन थेल्स यानी बी, 4 का बी। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी दिया हुआ, 2 का सी, वो नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए कर लीजिएगा। ठीक है, 2 जगह सी दे दिया है, यहाँ भी सी दिया, यहाँ भी सी दिया, तो यहाँ पे ए कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, या सुधार के ए कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखिए आगे उसके बाद देखिए हमारा आ गया है सत्य एवं असत्य पर आधारित प्रश्न, सत्य एवं असत्य पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे भूगोल पृथ्वी का वर्णन, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद देखिए भूगोल शब्द, भूगोल शब्द अंग्रेजी के ज्योग्राफिया से बना है। ठीक है, भूगोल एक प्रगतिशील विषय है, ये भी सही है। भूगोल एक गतिशील विषय है, सही है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है, ये सही है। भूगोल अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफिया से बना है, ये भी सही है। भूगोल एक गतिशील
भूगोल एक प्रगतिशील विषय है, ये भी सही है। भूगोल एक गतिशील विषय है, सब सही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, भूगोल अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफिया से बना है। ठीक है, माने भूगोल जो शब्द है अंग्रेजी के ज्योग्राफिया शब्द से बना है, ये सही है। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से आया? तो ग्रीक से हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द पूछ रहा है तो अंग्रेजी का शब्द है भूगोल का, जो भूगोल अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफिया से बना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारा का सारा सही है, सभी चीज़ सही है। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, और ये इसका था। अच्छा, उसके बाद देखिए, सही कथन के आगे सही का निशान लगाए, गलत के आगे गलत का है। तो भूगोल एक अंतरानुशासित विषय है, सही है। अच्छा, स्थलाकृति का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, मैंने आपको बताया है, स्थलाकृतियों का अध्ययन भू आकृति के विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप ही बताइए सही है या गलत है? तो ये भी सही है, ये भी सही है। 20वीं सदी में भूगोल स्थानीय सूचना तकनीकी SIT के नए युग में प्रवेश कर चुका है, बिल्कुल सही है। C नंबर भी सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो D नंबर, भूगोल विषय केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं किया जाता है, और भी बहुत सारे विषय है जिसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये वाला गलत है हमारा। वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में एक रूपता देखने को मिलती है, बिल्कुल गलत बात। मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं भूमि उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। ठीक है, असल स्वरूप एक जैसा दिखाई नहीं दिए, माने भौतिक स्वरूप एक जैसा दिखाई नहीं देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कितना प्रश्न बच गया एक बार हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा ही है। चलिए, अब हम लोग H नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न बताना है आपको। भूगोल भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है, सही बात है। भूगोल पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के समकालीन स्वरूप का अध्ययन करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो A और R दोनों सही है, और ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन A सही है। ठीक है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है दोनों। दो नंबर, अधिकथन कहता है, अधिकथन A, भूगोल एक अनुशासित विषय है, सही बात है। भूगोल का अध्ययन का अपना विषय है, उद्देश्य है, इसकी प्रकृति परिवर्तनशील है, यह भी सही है। ठीक है, ए विकल्प नंबर A सही है। ठीक है, A और R दोनों सही है, लेकिन इसका अधूरा व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों अंतरा अनुशासित विषय के बारे में बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि अपना विषय है, इसका प्राकृतिक परिवर्तनशील है। तो दोनों में जो व्याख्या है वो थोड़ा अधूरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा। A और R दोनों सही दोनों है, लेकिन जो व्याख्या कर रहा है ये थोड़ा सा अधूरा व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो अधूरा व्याख्या हो गया यहाँ तक। ठीक है, और विकल्प नंबर A सही है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभिकथन में हम्बोल्ट और कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक या जनक माना जाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दोनों जर्मन विद्वान ने भूगोल की भौगोलिक विचारधारा की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कर ली है। ठीक है, सही बात है। दोनों जो कार्ल रीटर और हम्बोल्ट दोनों जर्मनी के थे। ठीक है, तो A और R दोनों सही है, और ये दोनों का व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो A और R दोनों सही है, और ये कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में अभिकथन पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है, सही बात है। भूतल पर मानव का अध्ययन का केंद्र बिंदु है, सही बात है। भूतल पर मानव अध्ययन का केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी सर्वदा मानव का आवास के रूप में देखा जाता है, दोनों उत्तर सही है, और दोनों एक दूसरे का
व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए एवं आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, दोनों एकदम सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा आई नंबर, नीचे दिए गए सही क्रम में सजाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले आया है पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, इसको क्रम से सजाना है कि कौन सबसे पहले होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का उत्पत्ति सबसे पहले हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, सामाजिक विषय का उद्भव। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एक विषय के रूप में भूगोल का जन्म होता है। उसके बाद आधुनिक भूगोल का विकास होता है। तो हमारा विकल्प नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है, पहले 2 हुआ है यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति, फिर 1 नंबर सामाजिक विषय का उद्भव हुआ है, फिर 4 नंबर एक विषय के रूप में भूगोल का जन्म होता है, 3 नंबर आधुनिक भूगोल का विकास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि भूगोल के अध्ययन के विषय मूल रूप से 4 प्रश्नों से जुड़ा है, जिसका सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, आप ही बताइए पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ, उसके बाद क्यों, उसके बाद कब। तो देख लीजिए, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताए थे सबसे पहले हम आपको बता चुके। तो सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद क्यों होगा, उसके बाद कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ होगा, ठीक है, उसके बाद क्यों होगा, उसके बाद कब होगा। देखिए, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं लिख के आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले होता है क्या, उसके बाद कहाँ, उसके बाद क्यों, उसके बाद कब। तो आप सीरियल नंबर से इसको बैठा लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, तो क्या है हमारा 4 नंबर। तो देखिए, 4 नंबर किस किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, उसके बाद कहाँ देखेंगे हम लोग, कहाँ है, यहाँ 2 नंबर में। तो देखिए, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, मतलब पहले क्या देखेंगे, 4 नंबर में है हमारा। तो 4 नंबर, इस 4 नंबर देखें कहाँ कहाँ है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये दोनों ऑप्शन को देखेंगे, बाकी ये ऑप्शन दोनों तो होगा नहीं क्योंकि वो 4 है नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहाँ हम लोग को देखना है, तो कहाँ है 2 नंबर में। तो ऑप्शन 2 देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन 2 इसमें, यहाँ पे 2 है। तो 4 मिल गया, 2 मिल गया, तो यही से हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्यों, क्यों है 3 नंबर में, तो 3, कब है 4, तो 4 नंबर में 1 नंबर में है। तो अब विकल्प को भी पहचानने से हम लोग को कुछ हद तक हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि मैंने आपको ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्लास 11 निर्मल प्रकाशन बुक का ज्योग्राफी जो चैप्टर 1 है उसका सारा एमसीक्यू करा चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में शायद हो सके तो हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर भी अगर कोई शंका हुआ हो मेरे पढ़ाने में या डाउट हो आपको कि समझ में ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके प्रश्नों को अच्छे से समाधान करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।